आज हमारी जो है क्लास लास्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का जितना ही पार्ट था वो हमने इस चैप्टर के अंदर सारा क्लियर कर चुके हैं अब तक। जो लास्ट पार्ट था आपका इस वीडियो में, उसमें बात भी किया था किसके बारे में कि आपका डेफिसिट डिमांड, न्यून मांग, एक्सेस डिमांड, अधिमांग क्या होता है, दोनों के क्या कारण थे, दोनों के क्या परिणाम निकल कर आए, वो सब। और आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो होने वाला है इसके बारे में क्या कि आखिर अधिमांग और न्यून मांग को सुधारने के क्या उपाय होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कौन कौन से मेजर्स हैं टू करेक्ट द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो अधिमांग और न्यून मांग को सुधारने के क्या क्या उपाय होने चाहिए, इन उपायों की हम बात करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, आपका ये चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो देखना, तो इसके दो उपाय होते हैं आपके, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आपका राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। अब इन दोनों में मैं अगर अंतर बताऊं तो होता क्या है, समझना ध्यान से। तो राजकोषीय नीति का मतलब होता है उन नीतियों से जो कौन करती है, सरकार। और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है उन नीतियों से जो कौन करेगी, आपकी आरबीआई। यानी कुल मिला के देश के अंदर अगर अधिमांग और न्यून मांग, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ गई है, इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीतिक अंतराल, डिफ्लेशनरी गैप, अब स्फीतिक अंतराल आ गया है, तो इनको सुधारने का जिम्मा केवल दो ही लोगों के पास होता है, या तो देश की सरकार के पास या तो देश के आरबीआई सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश की राजकोषीय नीति के बारे में, जिसके कारण हम क्या, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, न्यून मांग या अधिमांग को, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को हम सुधार सकते हैं। तो सरकार क्या क्या उपाय कर सकती है, राजकोषीय नीति के द्वारा क्या क्या उपाय किया जा सकता है। तो सबसे पहला होता है सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने बताया भी था कि एडी का फॉर्मूला होता है C+I+G ना। जब न्यून मांग है तो मैं बताया था, न्यून मांग या डेफिशिएंट डिमांड हो क्यों रहा है, क्योंकि सरकार ने अपने उपभोग व्यय पे क्या कर दिया था, कम कर दिया था। तो अगर सरकार को लगता है कि देश के अंदर क्या आ गया, न्यून मांग आ गया, डेफिशिएंट डिमांड आ गया, तो सरकार को पता है वो इसलिए आया क्योंकि मैंने क्या किया होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी कर दी होगी, तो इसे सरकार सुधारने के लिए क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी यहां बता दे रहा हूं मैं। अगर हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड है, न्यून मांग, और एक्सेस डिमांड है, तो अगर डेफिशिएंट डिमांड है यानी मार्केट में मांग कम हो रही है, तो मार्केट में अगर मांग कम हो रही है तो ऐसे केस में क्या करेगी सरकार, जो है वो अपने खर्चों को बढ़ा देगी। सरकार सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी दवाखाना बढ़ा देगी ताकि लोग इनका डिमांड ज्यादा करें और मांग बढ़ जाए। समझ आया चीज भाई। और वहीं अगर देश के अंदर डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड हो रहा है, तो ऐसे केसेस में सरकार क्या करेगी, अपने खर्चों को कम कर देगी। समझ में आया चीज भाई, आया। तो पहला पॉइंट आप ऐसे लिखोगे, अगर आपसे पूछता है कि अधिमांग या न्यून मांग, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को सुधारने के लिए कौन सी फिस्कल पॉलिसी है, कौन सी राजकोषीय नीति है, तो उसमें आप लिखोगे सबसे पहला सरकारी व्यय। और हम ऐसे लिखेंगे कि यदि देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है, न्यून मांग की स्थिति है, तो ऐसे में सरकार अपने सरकारी व्ययों को बढ़ा देगी ताकि लोग उनकी डिमांड ज्यादा कर पाए। समझ में आया? दूसरा होता है कर, टैक्स। यानी हम ये बात कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था आपको कारण के अंदर, कि जब देश के अंदर क्या होता है, न्यून मांग होता है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो लोग डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि टैक्स रेट हाई होता है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई टैक्स ज्यादा है, और जब टैक्स ज्यादा होता है तो चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में वो क्या कर देते हैं, ऐसे में वो जो होते हैं डिमांड कम कर देते हैं। तो अगर देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, मांग कम है, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स को कम कर देगी। टैक्स कम करते ही चीजें सस्ती पड़ जाएंगी और मांग बढ़ा दिया जाएगा। समझ जी भाई। और वहीं अगर ज्यादा डिमांड हो रहा है तो टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा ताकि चीजें महंगी पड़े, या फिर लोगों की इनकम के ऊपर भी टैक्स बढ़ा देने से लोगों की इनकम कम हो जाती है। समझा भाई ये चीज, आया, सिंपल सी बात है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इसको भी ऐसे समझते हैं, डेफिशिएंट डिमांड और आपका एक्सेस डिमांड। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक लोन। अब समझना ध्यान, सार्वजनिक ऋण का मतलब होता है सरकार द्वारा जनता से लोन लेना, ऋण लेना, यानी कि द डेट अर्न या डेट रिसीव फ्रॉम द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर देश में डेफिशिएंट डिमांड है, न्यून मांग है, देश में न्यून मांग है क्योंकि मांग कम हो रही है, और मांग कम होने के पीछे मैंने कई कारण बताए। तो अगर सरकार को लगता है कि भाई देश के अंदर ना मांग कम है, अच्छा मैंने एक चीज बताया था आपको,
मांग, न्यून मांग में क्या होता है, डेफिसिट डिमांड में क्या होता है कि मार्केट में क्या आ जाती है, मंदी आ जाती है ना, यानी लोगों के पास क्या है, पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे पहुंचाने हैं। सर्वोच्च यही होता है ना हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या हो गया, डेफिसिट डिमांड है, न्यून मांग है, तो इसका मतलब ये है कि भाई लोग मांग नहीं कर रहे हैं, मांग नहीं कर रहे हैं, हो सकता है लोगों के पास पैसे कम हो, तो लोगों के पास पैसे ज्यादा पहुंचाने होते हैं। तो अगर देश में न्यून मांग है ना, तो सरकार क्या करेगी, जनता से लोन लेना कम कर देगी। समझ चीज, अगर देश में डेफिसिट डिमांड है तो सरकार जो है वो जनता से ऋण लेना कम कर देगी, ताकि जनता के पास पैसे हो, जनता उसका क्या करे, इन्वेस्ट करे। और वहीं अगर देश में एक्सेस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, तो सरकार क्या करेगी, जनता से लोन बढ़ा देगी, ताकि लोगों के पास से पैसा कहां चला जाए, सरकार के पास, और डिमांड कम हो जाए। समझ में आया ये चीज आया। फिर होता है हमारे पास आरबीआई से उधार। अगर देश में क्या है, अगर देश में है न्यून मांग, डेफिसिट डिमांड है, तो सरकार क्या करेगी, आरबीआई से पैसे लेके आएगी। क्योंकि देखो डेफिसिट डिमांड का मतलब होता है मार्केट में मंदी आ गई है। ये सेम वही केस है जो हम बात करते हैं कब, लॉकडाउन के टाइम पे। लॉकडाउन के टाइम पे अगर हम बात करें तो देश के अंदर डिमांड हो नहीं रही है, तो उस समय भी अगर आप देखोगे तो लगभग बीजेपी सरकार ने लगभग 9,000 समथिंग करोड़ रुपए आरबीआई से उधार लिए थे, ताकि देश को वापस से पटरी पर लेकर आना। ठीक है, तो अगर देश के अंदर क्या होता है, न्यून मांग है, तो सरकार जो है वो आरबीआई से उधार लेगी, और आरबीआई से जो वो उधार लेगी, एक सेकंड माइक गिर गया, आरबीआई से जो वो उधार लेगी, इस उधार को वो कहां पर खर्च करेगी, आपके सरकारी व्ययों पर बढ़ाने के लिए, समझा, ताकि लोग डिमांड करें। और वहीं अगर एक्सेस डिमांड है तो सरकार जो है वो आरबीआई से लोन लेना क्या करेगी, कम कर देगी। ठीक है, समझा भाई। तो कुल मिला के ये 4 तरीके मैं फिर बताता हूं आपको। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई एक्सेस डिमांड, अधिमांग, डेफिसिट डिमांड, न्यून मांग, दोनों ही केसेस के अंदर अगर हम बोले कि फिस्कल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तो सरकार की 4 होते हैं ये, सरकारी व्यय, कर, टैक्स, आपका सार्वजनिक ऋण, पब्लिक लोन, और देन आरबीआई से उधार। कब क्या करना है, अगर डेफिसिट डिमांड है, मार्केट के अंदर न्यून मांग है, तो सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी ताकि लोग मांग करें। अगर अधिक मांग है तो सरकार अपने खर्चे कम कर देगी। वही खर्चे कहां पर है सरकार, सार्वजनिक कल्याण पर, यानी सोशल वेलफेयर पर। ठीक है, वहीं अगर देश के अंदर न्यून मांग है, मांग कम हो रही है, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स को कम कर देगी, ताकि चीज सस्ती पड़ी, चीजें जो है सस्ती पड़े, और ताकि लोग उससे ज्यादा डिमांड कर सके। और वही अगर ज्यादा है तो बढ़ा देगी। ठीक है, फिर वही लोगों से उधार लेना। अगर आपके पास देश के अंदर न्यून मांग है, न्यून मांग का मतलब लोग के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो डिमांड करे, लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में सरकार जो है ना, लोगों से लोन लेना कम कर देगी, ताकि लोगों के पास पैसे रहें और वो डिमांड करें। और वहीं अगर एक्सेस डिमांड है तो उनसे लोन ले लेगी, ताकि उनका पैसा सरकार के पास चला जाए। और वहीं अगर न्यून मांग है देश के अंदर, आपके पास डेफिसिट डिमांड है, तो सरकार क्या करेगी, आरबीआई से जो उधार है ना उसको बढ़ा देगी और उसका खर्च करेगी यहाँ पर। और वहीं अगर है उल्टा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका फिस्कल पॉलिसी। नाउ हम बात करेंगे आपके मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो फिस्कल पॉलिसी के बाद अब हम बात करते हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। यानी हमने वो पढ़ लिया कि जब देश के अंदर ना, चाहे आपका न्यून मांग हो या अधिक मांग हो, डेफिसिट डिमांड हो, एक्सेस डिमांड हो, उस समय सरकार क्या कर सकती है। ना हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि आखिर देश की आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट, और सॉरी सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो काम किया जा सकता है वो होता है सेंट्रल बैंक का जो टूल है। आपसे पूछ भी सकता है ऐसे डायरेक्ट कि व्हाट आर दी मॉनेटरी पॉलिसी फॉर मेजर टू सिक्योर और टू रिफॉर्म्स द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए आरबीआई के पास कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिसके द्वारा वो देश की स्थिति को सुधार सकती है। तो सबसे पहला स्थिति हो गया बैंक रेट या रेपो रेट। आपको पता है बैंक रेट और रेपो रेट दोनों क्या होते हैं, तो दोनों ही एक ऐसे रेट होते हैं जिस रेट पर आमतौर पर आरबीआई या आपका सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रदान करती है। सही चीज, आरबीआई के द्वारा वाणिज्य बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को जिस रेट पर लोन प्रोवाइड किया जाता है वो रेट कहलाता है आपका बैंक रेट या फिर रेपो रेट। ठीक है, अगर हम करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए, तो वो होता है हमारा रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए, और वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, दीर्घकाल के लिए, तो वो हो जाता है हमारा बैंक रेट। ठीक है,
समझ में आ गया ये चीज। तो हम ये कह सकते हैं, मतलब आमतौर पर सिंपल सी बात है, आपने इसको बैंकिंग जब पढ़ा होगा, इसमें ज्यादा बता नहीं है यहाँ पर, बस ये है कि बैंक रेट या रेपो रेट होते क्या हमारे पास, तो मतलब जिस रेट पर या जिस दर पर आरबीआई जो है वे आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को, कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्य बैंक को क्या करती है, ऋण प्रदान करती है, वह रेट कहलाता है हमारा बैंक रेट या फिर हमारा रेपो रेट वो कहलाता है। अच्छा अब देखो ध्यान से समझना, तो अगर आरबीआई को लगता है, दो केस बना देता हूं, डेफिशिएंट डिमांड यानी न्यून मांग, और दूसरा हो जाएगा हमारा अधिमांग यानी कि आपका एक्सेस डिमांड। बस ये समझकर चलना है कि न्यून मांग का मतलब है मंदी, और मंदी का मतलब है कि पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और अधिमांग का मतलब होता है आपका बूम, तेजी यानी कि महंगाई, यानी कि लोगों के पास पैसा है। तो यहां पर पैसा है मतलब यहां पैसा नहीं पहुंचाना, और यहां पैसा नहीं है मतलब यहां पर पैसा पहुंचाना है। समझ में आया चीज भाई। तो अगर सरकार आरबीआई को लगता है कि देश के अंदर मंदी आ गई है, देश के अंदर न्यून मांग है, तो ऐसे केसेस में क्या करेगी आरबीआई, अपना बैंक रेट या रेपो रेट जो है वो कम कर देगी। बैंक रेट या रेपो रेट कम होने से क्या होगा, कॉमर्शियल बैंकों को जो लोन होंगे वो सस्ते पड़ेंगे, और जब कॉमर्शियल बैंकों को लोन सस्ता पड़ेगा तो वो लोगों को भी लोन सस्ते में देगी। ऐसे में जनता के पास ज्यादा पैसा आएगा, वो डिमांड करेंगे। समझ में आया भाई ये चीज। और वहीं अगर सरकार को, आरबीआई को लगता है कि देश में एक्सेस डिमांड है, देश के अंदर आपका अधिमांग हो गया है, तो ऐसे केसेस में आरबीआई को पता है कि पैसे नहीं पहुंचाने, तो यहां पर बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि कॉमर्शियल बैंकों को लोन महंगे पड़े, और उनको अगर लोन महंगे पड़ेंगे तो वो लोगों को भी लोन महंगा ही देगी। समझ में आया चीज भाई। पहला चीज कंफर्म है। तो बैंक रेट या रेपो रेट में क्या है, अगर देश के अंदर मंदी है तो बैंक रेट को कम कर दो ताकि लोगों के पास पैसे ज्यादा जाएं, और अगर आपके पास तेजी है, बूम है, महंगाई हो रखी है, एक्सेस डिमांड है, बढ़ा दो ताकि लोगों के पास पैसे कम हो जाए। समझा भाई। आया अगला, दूसरा होता है इसका सीआरआर। सीआरआर का मतलब हम सबको पता है, आपने बैंकिंग चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि आपका नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। और हमें पता है ये होता क्या है नगद आरक्षित अनुपात, तो इसका मतलब है कि कॉमर्शियल बैंकों के पास जितना भी मांग जमा होता है, कॉमर्शियल बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा होता है, डिपॉजिट होता है ना, उसका कुछ हिस्सा उसे कहां देना पड़ता है, आरबीआई के पास देना पड़ता है। समझ चीज। तो अगर मान के चलो देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड है, न्यून मांग है, या एक्सेस डिमांड है, अधिमांग है, तो अगर देश के पास न्यून मांग है, आप डेफिशिएंट डिमांड है, तो ऐसे केस में क्या है कि लोगों के पास पैसे पहुंचाने हैं, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, सीआरआर को कम कर दिया जाएगा। सीआरआर का कम होने का मतलब यह है कि अगर मान के चलो कॉमर्शियल बैंक के पास आया 1000 रुपए जमा होने के लिए, तो वो केवल कितना रुपए आरबीआई के पास जमा कर रही है, 10 रुपए, बाकी 990 रुपए कहां चले गए, लोन पर चले गए। ठीक है। और वहीं अगर लगता है एक्सेस डिमांड है तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा। इसके बढ़ने का मतलब यह है कि अगर कॉमर्शियल बैंक के पास आए 1000 रुपए जमा होने, तो इसमें से 100 रुपए वो कहां देगी, आरबीआई को, और लोगों के पास कैसे, तो कितने रुपए जाएंगे, केवल 900। समझ में आया चीज। तो अगर तेजी है, मार्केट में एक्सेस डिमांड है, तो सीआरआर बढ़ा दो, मंदी है तो सीआरआर कम कर दो। समझ में आया भाई ये चीज, आ गया होगा, कंफर्म है। ठीक है। नाउ बात करते हैं अगला। अगला होता है एसएलआर। जैसा कि हमें पता है एसएलआर यानी वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। अब देखो ये क्या होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो इसका मतलब होता है ना, जैसे देखो किसी भी कॉमर्शियल बैंकों के पास याद रखना कि केवल ना कैश ही जमा होने नहीं आते, बल्कि उनके पास कैश के अलावा भी अदर देन कैश आइटम्स भी आते हैं ना। जैसे मान के चलो कोई एक बैंक है, उसके पास गोल्ड आया जमा होने को, गोल्ड लोन, ये लो भैया
सोना मुझे पैसे दे दो। तो क्या वो कॉमर्शियल बैंक उस सोने को अपने पास रखा रहेगी हमेशा? नहीं, वो क्या करेगी, वो भी उस सोने को ना कहीं और दे देगी और उससे पैसा लेकर के उससे पैसे कहां कर देगी, लोन पे लगा देगी। समझ आया चीज? तो आरबीआई ये कहती है कि आपके पास कैश के अलावा भी अदर आइटम्स जो आए, चाहे वो एसेट्स हो सकते हैं, चाहे संपत्ति हो सकती है, चाहे सोना हो, कुछ भी हो, उसका भी कुछ हिस्सा आपको मेरे पास जमा करना पड़ता है। तो कैश का कुछ हिस्सा जमा करना है तो सीआरआर, और कैश के अलावा जो आइटम है उसका हिस्सा कुछ अगर जमा करना है आरबीआई के पास तो वो एसएलआर कहलाता है। ठीक है, और सेम वही फंडा है अगर समझना। तो अगर हमारे पास डेफिसिट डिमांड है और एक्सेस डिमांड है, न्यून मांग है, तो एसएलआर को क्या कर दिया जाएगा, एसएलआर को कम कर दिया जाएगा ताकि कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसे ज्यादा रहें और लोन ज्यादा जाए। और वहीं अगर एक्सेस डिमांड है तो एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा ताकि कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसे कम हो और वो जनता को कम लोन दे पाए। समझ में आया चीज? सेम सीआरआर के जैसा कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं, अगला होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जिसे हम कहते हैं सीमांत आवश्यकता। अब देखो मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या, समझना ध्यान से। तो इसका मतलब है कि अगर मान के चलो मुझे चाहिए 10 लाख का लोन, कितने का लोन चाहिए, 10 लाख का मुझे लोन चाहिए, तो मुझे कॉमर्शियल बैंक ने कहा कि भैया गिरवी रखना पड़ेगा, मोर्टेज देना पड़ेगा आपको 15 लाख का। कितने लाख का, 15 लाख का। तो ये जो कितने का अंतर आया इन दोनों में, 5 लाख का, ये 5 लाख हमारा कहलाता है सीमांत आवश्यकता, यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब समझ में आ गया क्या होता है कि लोन मतलब ऋण की राशि और ऋण के लिए गिरवी रखी गई चीजों की राशि, इनका अंतर जो कहलाता है वो कहलाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखना कैसे काम करेगा ये। तो अगर डेफिसिट डिमांड है, न्यून मांग है, और अगर एक्सेस डिमांड है, अधि मांग है, तो इस केस में क्या होगा, तो अगर मार्केट में न्यून मांग है यानी हमें जनता के पास पैसे पहुंचाने हैं, तो ऐसे केसेस में आपका जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है इसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। कम करने का मतलब है कि भाई 10 लाख का लोन चाहिए, एक काम करो 11 लाख की चीज गिरवी रख दो। ठीक है, तो लोग ज्यादा ज्यादा लोन पाएंगे। और वहीं अगर आपको लगता है कि भाई एक्सेस डिमांड हो रही है, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे पहुंचाए नहीं है। तो 10 लाख का लोन चाहिए तो भाई 20 लाख की चीज गिरवी रखो ताकि लोग तो ऐसे लोन नहीं ले पाएंगे। फिर तो समझ आया भाई, ये चीज आया। हाँ, ना हम बात करते हैं अगला जो है आपका सेकेंड लास्ट है शायद, नहीं, ठीक है। तो अगला है हमारे पास साख राशनिंग। अब साख राशनिंग का मतलब क्या होता है, तो इसमें ना आरबीआई जो होती है वो एक फिक्स कोटा तय कर देती है कि देखो भाई तुम्हें 25,000 से ज्यादा नहीं देना लोन किसी को, 20,000 से ज्यादा लोन किसी को नहीं देना। समझ चीज भाई, इसमें डायरेक्ट एक कोटा बना दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। जैसे हम जानते हैं ना, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, तो कोई बंदा एक दिन में इतने से ज्यादा पैसा निकाल नहीं पाएगा, 2,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकालेगा, समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है, समझ आया चीज। तो ये होता है हमारे पास क्रेडिट राशनिंग का मतलब ये है कि एक फिक्स अमाउंट सेट फॉर दी लोन, एक निश्चित राशि जो होती है ऋण के लिए तय कर दी जाती है कि भाई आप इससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, कॉमर्शियल बैंकों को कह दिया जाता है। ठीक है, तो सेम वही चीज है, अगर हमारे पास डेफिसिट डिमांड है तो साख राशनिंग को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा ना, इसको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। अगर हमारे पास न्यून मांग है तो साख राशनिंग बढ़ा दिया जाएगी, कोटा बढ़ा दिया जाएगा कि भाई ऐसा करो 1 लाख रुपए लोन दे सकते हो सबको, 1 लाख रुपए सबको लोन दे सकते हो। ठीक है, बट वहीं अगर एक्सेस डिमांड है, न्यून मांग है, तो भाई इसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा कि भाई 20,000 से ज्यादा लोन नहीं दे सकते किसी को आप। भाई आ गया, आया कंफर्म। नाउ हमारे पास सेकेंड लास्ट है हमारे पास, वो कौन सा होता है, नैतिक प्रभाव, मोरल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, मोरल इफेक्ट का मतलब होता है कि आरबीआई जो होती है, आरबीआई एज पर दी बैंकर्स बैंक एंड द बैंक ऑफ द एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, बैंक ऑफ द कंट्री प्ले vital or important role in the reformation of country directly। इसमें आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक के रूप में तथा बैंकों के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के
रूप में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सुधार कार्य करती है, सुधार कार्य करती है। अब देखो इसमें होगा क्या समझना, क्योंकि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, आरबीआई बैंकर्स बैंक है। अब इसमें आरबीआई ने यहां तक जो भी चीज कहा था ना, अब इसे आरबीआई जाकर के डायरेक्टली हिदायत देगी, देखो भाई देश की स्थिति बहुत खराब हो गई है, बैंकों की मीटिंग बुलाई जाएगी, स्थिति खराब है, ना हम सीआरआर इससे ज्यादा देंगे, ना एसआरआर इससे ज्यादा देंगे, ना हम इससे ज्यादा लोन देंगे। तो एक तरह से मोरल इफेक्ट है, जाना रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना, सबको बुला करके मीटिंग के दौरान कि देश की स्थिति ऐसी हो रखी है, हम सबको ऐसे काम करना पड़ेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। समझ आया ये चीज? और देन लास्ट जो है हमारे पास वो होता है आपका कि खुले बाजार की अंतरक्रिया। जैसा कि हम सब जानते हैं आरबीआई जो है सरकार का बैंक होता है, ओपन मार्केट एक्टिविटी। तो और हमें पता है आरबीआई सरकार का बैंक है, और आरबीआई जो होती है वो सरकारी कंपनियों के संपत्तियों को, एसेट्स को या शेयर्स को बेचने और खरीदने का काम करती है, होता है ना। ये आरबीआई सरकार का बैंक है और सरकार की संपत्तियों को खरीदो को बेचना। ओपन मार्केट एक्टिविटी का मतलब यही है हमारे पास कि भाई सरकार की संपत्तियों, एसेट्स को खरीदना व बेचना, ठीक है। तो अगर मान के चलो मार्केट में डेफिसिट डिमांड है, न्यून मांग है, या मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड है, अधि मांग है, तो इस केस में क्या होगा? तो अगर लगता है देश के अंदर न्यून मांग है, डेफिसिट डिमांड है, तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई लोगों के पास ना पैसे पहुंचाएगी कैसे? तो आरबीआई जो है वो क्या करेगी? उनकी संपत्तियों को खरीदेगी, या फिर उन्हें ये कर सकती है क्या कि उनके पास जो चीजें हैं, क्या कहते हैं, उनके पास जो एसेट्स हैं, उनको क्या करेगी? उनसे खरीदेगी, मतलब उनको संपत्तियों को खरीदेगी ताकि उनके पास पैसे चले जाएं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि आरबीआई जो होती है वो क्या करेगी? सरकारी संपत्तियों को कम दामों पर बेचेगी, ठीक है, ताकि वो लोग उस चीजों से क्या कर सकें? फायदा कमा सके। समझ में आया चीज भाई? अगर देश के अंदर क्या है, न्यून मांग की स्थिति है, तो इसमें या तो आरबीआई क्या करेगी? लोगों की संपत्तियों को खरीदेगी, या फिर सरकारी संपत्तियों को कम दामों पर बेचेगी ताकि उनसे लोग जो है पैसे कमा करके लाभ कमा सके, ठीक है। हाँ, और वहीं अगर हमारे पास एक्सेस डिमांड है, अधि मांग है, तो ऐसे केसेस में क्या करेगी आरबीआई जो है? एक तो वो उन लोगों की संपत्तियों को खरीदेगी नहीं, और अगर सरकारी संपत्तियों को बेचेगी भी तो महंगे दामों पर ही बेचेगी। समझा ये चीज? हाँ, तो ये जो सारे काम थे आपके, ये थे आपके फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो सरकार करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी जो आपका आरबीआई करता है, ठीक है। और ये दोनों ही पॉलिसी, ये दोनों ही नीतियां कहीं ना कहीं देश के लिए या देश को वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाने के लिए, संतुलन की अवस्था में ले जाने के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होते हैं, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के बेस पे भी, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। और आपका ये जो चैप्टर था जो हम काफी टाइम से कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बात किया था न्यून मांग और अभावी मांग, या फिर हम बात कर सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड या फिर एक्सेस डिमांड के बारे में, वो आज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसको हम बात करेंगे या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, भुगतान शेष, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।